आई होप यू विल बी फाइन। ऐसा करते हैं, हम नेक्स्ट जेएस के डॉक्यूमेंटेशन को देखने की कोशिश करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं ताकि मैक्सिमम ग्रैस्प कर सकें और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर हो सके और उसमें से डिफरेंट क्वेश्चंस भी हम बनाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं इसकी इंट्रो के ऊपर। नेक्स्ट जेएस क्या चीज है? ये एक रिएक्ट का फ्रेमवर्क है, ठीक है। कीप इट इन योर माइंड, किस चीज का फ्रेमवर्क है? इट्स रिएक्ट फ्रेमवर्क। और किस काम के लिए यूज होता है? फॉर बिल्डिंग फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन। कीप इट इन योर माइंड, फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन के लिए यूज होता है क्योंकि हम इसमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों चीजें बना रहे होते हैं, ठीक है। रिएक्ट का फ्रेमवर्क है और फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज करते हैं हम इसको। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जी यू यूज रिएक्ट कंपोनेंट्स टू बिल्ड यूजर इंटरफेसेस। और कहता है कि ठीक है, आपका ये फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन आप इस पे बना सकते हैं। तो किस तरह से बनाते हैं? तो एक्चुअली हम इसको रिएक्ट के कंपोनेंट्स के थ्रू हम पूरी की पूरी अपनी यूआई जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा रिएक्ट के कंपोनेंट्स के अलावा भी नेक्स्ट.जेएस हमारे पास एडिशनल फीचर्स और ऑप्टिमाइजेशन भी देता है हमें। अच्छा, नेक्स्ट अंडर द हुड नेक्स्ट.जेएस आल्सो एब्स्ट्रैक्ट फॉर ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर। यहाँ मैं थोड़ा सा ना हाईलाइट कर देती हूँ आपको कि ताकि आपके माइंड में रहे कि यहाँ पे किन किन चीजों को अपने माइंड में रखना है कि ये रिएक्ट का फ्रेमवर्क है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और दूसरी बात हमने फोकस इसके ऊपर किया कि ये फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए काम होता है, ओके। और हम इससे जो है क्या किस तरीके से ये हम बना रहे होते हैं अपनी यूआई? रिएक्ट के कंपोनेंट्स को यूज कर रहे होते हैं, रिएक्ट के कंपोनेंट्स को यूज करते हैं अपने यूजर इंटरफेसेस बनाने के लिए। यहाँ पे ये 3 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे हम जो है इनको फोकस करने की जरूरत है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद है कि कहते हैं कि नेक्स्ट.जेएस आल्सो एब्स्ट्रैक्ट्स एंड ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर टूलिंग नीडेड फॉर रिएक्ट लाइक बंडलिंग, कंपाइलिंग एंड मोर। वो ये कहता है कि नॉर्मली ये होता है कि हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस में ये काम हो रहा होता है कि हम जो हमारे पास जितने भी पैकेजेस होते हैं, जो फाइल्स होती हैं, उन सारी चीजों को ना हमने खुद कॉन्फ़िगर करना होता है। मतलब क्या कॉन्फ़िगर, यानी हम उसकी बंडलिंग और कंपाइलिंग भी हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसको करने के, ठीक है। मैंने क्या कहा है कि बंडलिंग और कंपाइलिंग भी, ठीक है। ये आपने इसको आप फोकस करें, बंडलिंग और कंपाइलिंग, ठीक है। तो जबकि नेक्स्ट.जेएस क्या करता है कि ये सारी चीजें खुद से कर देता है, तो उसकी वजह से जो डेवलपर होगा वो अपना स्पेंड करेगा ज्यादा टाइम किस पे? बिल्डिंग एप्लीकेशन, नॉट रादर देन कि वो अपने कॉन्फ़िगरेशंस और इसके चक्कर में रहे, ठीक है, ओके। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके पास बन सकता है। अच्छा, उसके बाद जो है किस तरह की पेजेस हम बनाते हैं, किस तरह की एप्लीकेशन बनाते हैं? तो वो कह रहा है कि बिल्ड इंटरएक्टिव, ठीक है, इंटरएक्टिव, डायनेमिक एंड फास्ट रिएक्ट एप्लीकेशन, ठीक है। ये इंटरएक्टिव, डायनेमिक एंड फास्ट रिएक्ट एप्लीकेशंस बनेगी हमारे पास नेक्स्ट.जेएस के थ्रू। चले आगे चलते हैं, फिर यहाँ से हम लेते हैं अपना कर्सर और नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, मेन फीचर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो ज़ाहिर है हमें पता है कि ऐप राउटर की थ्रू राउटिंग हमारी बहुत ईजी हुई है, तो राउटिंग को देखते हैं कि राउटिंग क्या चीज़ है। तो राउटिंग है एक फाइल बेस्ड राउटर है जो कि किस पे बनाया गया है? सर्वर कंपोनेंट्स के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। किस पे बिल्ड कर रहे हैं? सर्वर कंपोनेंट्स के ऊपर। फाइल बेस्ड सिस्टम है जो कि सर्वर कंपोनेंट्स के ऊपर बनाया गया। और हमें क्या सपोर्ट करता है, क्या क्या चीजें हमें क्या क्या दे रहे हैं? वो कहता है कि हमें लेआउट्स बनाने दे रहे, नेस्टिंग राउटिंग कर रहे हैं उसके थ्रू, ठीक है। हमने एक राउट बनाते हैं उसके अंदर दूसरा तीसरा नेस्टेड कर सकते हैं राउट। इसके अलावा लोडिंग स्टेट हमारी जो है वो खुद से मैनेज कर रहे हैं। एरर हैंडलिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं कि हम अच्छे से एरर हैंडलिंग कर सकें। तो यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, किसके ऊपर बनाया गया? बिल्ट ऑन टॉप ऑफ सर्वर कंपोनेंट्स, ओके, बिल्ट ऑन टॉप ऑफ सर्वर कंपोनेंट्स। क्या सपोर्ट करता है? लेआउट, नेस्टेड राउटिंग, लोडिंग स्टेट्स एंड एरर हैंडलिंग, ठीक हो गया ये। नेक्स्ट आते हैं रेंडरिंग के ऊपर। क्या ये क्लाइंट साइड रेंडरिंग दे रहा है, सर्वर साइड रेंडरिंग दे रहा है? तो वो रेंडरिंग में कहता है क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड रेंडरिंग विद क्लाइंट एंड सर्वर कंपोनेंट्स। हमें पता है कि हम यहाँ पे क्लाइंट के कंपोनेंट्स भी बनाते हैं, सर्वर के कंपोनेंट्स भी बनाते हैं। तो ये क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों की रेंडरिंग दे रहा है हमारे किसके थ्रू? क्लाइंट एंड सर्वर कंपोनेंट के थ्रू। फर्दर ऑप्टिमाइज विद स्टैटिक एंड डायनेमिक। क्या दोनों में से एक चीज दे रहे हैं कि या हम स्टैटिक बना सकते हैं या डायनेमिक? नो, नॉट एट ऑल। ये हमें स्टैटिक और डायनेमिक दोनों फैसिलिटीज दे रहे हैं कि हम स्टैटिक पेजेस भी बना सकते हैं और डायनेमिक भी बना सकते हैं।
और अच्छा स्ट्रीमिंग किस तरह से हो रही होती है। स्ट्रीमिंग क्या होती है, वो जो बिट फॉर्म में हमारे पास जो होती है ना, जो डीप लेवल पे जो हमारे पास स्ट्रीम होके आ रही चीजें, जब हम क्योंकि हम जो है जब स्ट्रीम होके आ रही है, इस वजह से तो हम उसको जेसन फॉर्मेट में कर रहे होते हैं ना, या फिर जब भेज पोस्ट कर रहे होते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, क्या स्ट्रिंगिफाई कर रहे होते हैं, क्योंकि स्ट्रीम तो हमारे पास रीडेबल फॉर्म में नहीं होती है। ठीक है, तो ये स्ट्रीमिंग का किसके थ्रू है, स्ट्रीमिंग ऑन एज एंड नेक्स्ट.js रन टाइम। तो ये रन टाइम कौन सा यूज करता है स्ट्रीमिंग के लिए, एज और Node.js रन टाइम यूज करता है। ओके, आई होप ये अब बात आपको क्लियर होगी। मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में यहाँ नहीं जा सकती, वरना इतने ज्यादा डॉक्स हैं इसको कवर नहीं किया जा सकता। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, नीचे आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, आई सी इट, और मैं कोशिश करूंगी कि आपको आंसर करूँ। ठीक है, तो स्ट्रीमिंग कहाँ पे कर रहे हैं, एचपी और Node.js के रन टाइम पे कर रहे हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट डाटा फैचिंग कैसे हो रही है, सिंप्लीफाइंग डाटा, जो सिंप्लीफाइड डाटा कह रहा है फैचिंग विद async await in server components and extending fetch API for request memoization, data caching and revalidation। ठीक है, ये क्या करता क्या है कि फैचिंग के लिए एक तो हमें प्रोमिसेस दे रहा है, जो async await के थ्रू हम अपने सर्वर कंपोनेंट्स पे डाटा फैचिंग कर सकते हैं, और इसके अलावा इसकी एक फैच एपीआई है जो कि रिक्वेस्ट मेमोइजेशन करती है, डाटा कैशिंग करती है और रिवैलिडेशन करती है। अब यहाँ पे मेमोइजेशन, डाटा कैशिंग एंड रिवैलिडेशन क्या है, कैशिंग तो आपको पता है कि ये अब कैश कर रहा होता है, तो इसकी वजह से अगर आपने एक दफा हमने फैच कर लिया और दूसरी दफा हमारे पास अगर हम ऑनलाइन नहीं है तो भी जो कैशे से हम वो अपना फैच के उठा सकते हैं। दूसरी फैसिलिटी में ये दे रहा होता है कि हम फैच एक दफा डाटा करके अपने मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में उसी फैच को दोबारा से हमें जो है रिक्वेस्ट नहीं भेजनी पड़ेगी, दोबारा से हमें फैच नहीं करना पड़ेगा, उसी फैच की वो डाटा को यूज कर सकते हैं, जिसको मेमोइजेशन कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है इसकी और भी डिटेल्स हैं, अभी मैं इसमें नहीं जाऊंगी। डाटा कैशिंग और रिवैलिडेशन, ये तीन चीजें अपने माइंड में रखनी है कि फैच एपीआई हमें मेमोइजेशन, डाटा कैशिंग और रिवैलिडेशन की यहाँ पे फैसिलिटी दे रही है। अच्छा, इसके बाद स्टाइलिंग के लिए वो कहता है कि स्टाइलिंग के लिए क्या हम सिर्फ टेलविंग पे हैं, या सीएसएस सिर्फ कोई एक यूज कर सकते हैं, या हम सिर्फ जो है इस स्टाइलिंग की सिर्फ फाइल्स बना के सिर्फ वो यूज कर सकते हैं। नहीं माय डियर, एक्चुअली हम स्टाइलिंग में यहाँ पे हम चाहें तो ये सारे तीनों चारों तरीके यूज करते हैं। हम चाहें तो अपनी स्टाइल सीएसएस की फाइल्स बना लें, उसके थ्रू करें, चाहें तो हम इनलाइन स्टाइलिंग करें डायरेक्ट अपने कंपोनेंट्स के ऊपर, हम चाहें तो सीएसएस मॉड्यूल यूज करें, चाहें तो हम टेलविंड सीएसएस यूज करें। हम ये सारे के सारे स्टाइलिंग के मेथड जानेंगे, सीएसएस मॉड्यूल्स, टेलविंड सीएसएस एंड सीएसएस इन जेएस। ठीक है, ये हम सारे तरीके कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है, इमेज फॉन्ट्स एंड स्क्रिप्ट की ऑप्टिमाइजेशन करता है हमारी एप्लीकेशन को इम्प्रूव करने के लिए और यूजर एक्सपीरियंस को ज्यादा बेटर करने के लिए। अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट इम्प्रूव सपोर्ट फॉर टाइप स्क्रिप्ट विद बेटर टाइप चेकिंग, ये तो हमें पता ही है कि टाइप स्क्रिप्ट हम टाइप चेकिंग कर सकते हैं और इससे हमारी कंपाइलेशन ज्यादा एफिशिएंट होगी। और कस्टम टाइप स्क्रिप्ट प्लगइन बहुत सारे हैं, टाइप चेकर बहुत सारे हैं यहाँ पे नेक्स्ट.js में अवेलेबल है हमारे पास, वो सारे के सारे हम यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा, अपना फीडबैक दीजिएगा ताकि फिर नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन को मैं तब बनाऊंगी, वरना अदरवाइज मैं टाइम वेस्ट ना करूँ, ना आपका और ना ही अपना।